नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल। जहां हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम या कंपैरेटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचर, पीसीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। जी हाँ। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा सिंपल लैंग्वेज, क्लियर एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 8 जीवों में प्रजनन। राइट। इस चैप्टर को हम समझेंगे डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डायग्राम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ और स्लाइड्स आपको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बिल्कुल, नोट्स बहुत जरूरी हैं, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स इसी तरह आसान तरीके से समझ आएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाँ। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्लियर सेशन। हेलो दोस्तों। हाँ, तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि हमारी पहली स्लाइड पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जीवों में प्रजनन, अंग्रेजी में कहें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। बिल्कुल। और मैं हमेशा सोचता था कि जनन या रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। मतलब अगर हम इसे विज्ञान की भाषा में डेफिनेशन के तौर पर समझना चाहें तो अगर हम स्लाइड 2 को देखें तो हम इसे मुख्य रूप से 3 बिंदुओं में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्रक्रिया या प्रोसेस। ये वो जैविक प्रक्रिया है जिससे जीव अपने जैसे ही, बिल्कुल अपने जैसे नए जीवों को जन्म देते हैं। अच्छा, मतलब एक बिल्ली के बच्चे बिल्ली ही होंगे, कुत्ते नहीं। एग्जैक्टली। और दूसरा पॉइंट है संतति, जिसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। जो नए जीव पैदा होते हैं ना, विज्ञान में उन्हें संतान नहीं बल्कि संतति कहा जाता है। संतति, ठीक है। हाँ। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी। ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के अस्तित्व को बनाए रखती है। अगर आप हमारी इसी स्लाइड के डायग्राम को देखें तो इसमें एक मुख्य पौधा या मेन प्लांट दिखाया गया है। हाँ, वो जो जमीन के साथ साथ फैल रहा है। बिल्कुल। उस जमीन के समानांतर निकलने वाले हिस्से को स्ट्रोलन या रनर कहते हैं। वो आगे जाकर एक नई कली यानी बड और जड़ों के रूप में एक पूरा नया पौधा बना लेता है। अरे वाह, मतलब बिना बीज के ही नया पौधा बन गया। हाँ, वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, जो हमारी तीसरी और चौथी स्लाइड से भी जुड़ा है। क्या जनन सिर्फ अपना वंश बढ़ाने के लिए है, या इसके पीछे विज्ञान का कोई बहुत बड़ा कारण छिपा है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसके पीछे 5 बहुत बड़े कारण हैं। स्लाइड 3 और 4 के अनुसार पहला कारण है प्रजाति का संरक्षण, मतलब किसी भी प्रजाति को विलुप्त या एक्सटिंक्ट होने से बचाना। डायनासोर की तरह? हाँ, बिल्कुल डायनासोर की तरह। और दूसरा बड़ा कारण है आनुवांशिक विविधता, जिसे हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। विविधता मतलब बच्चों का माता पिता से थोड़ा अलग दिखना। हाँ, जब लैंगिक जनन होता है तो माता और पिता दोनों की जीन्स मिलते हैं। इससे बच्चों में कुछ नए गुण आते हैं, और ये नए गुण उन्हें बदलते पर्यावरण में, जैसे अचानक कोई बीमारी आ जाए या मौसम बदल जाए, उसमें बचने में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बिल्कुल। और तीसरा कारण है कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। हमारे शरीर के अंदर भी पुरानी या मृत कोशिकाओं की जगह विभाजन या जनन के जरिए ही नई कोशिकाएं बनती हैं। मतलब हमारे अंदर भी एक तरह का जनन लगातार चल रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। और चौथा कारण है पारिस्थितिक संतुलन। जन्म और मृत्यु के बीच एक बैलेंस बनाकर आबादी को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। हाँ, वरना धरती पर जगह ही नहीं बचेगी। सही कहा। और 5वां पॉइंट है जैव विकास या एवोल्यूशन। इसी भिन्नता की वजह से लाखों सालों के समय के साथ नई प्रजातियां बनती हैं। वाह, तो जनन सिर्फ एक जीव के लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। लेकिन आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, भिन्नता या वेरिएशन। हाँ। मैं जानना चाहता हूं कि स्लाइड 5 और 6 के हिसाब से एक ही प्रजाति में ये अंतर या बदलाव आता कैसे है? इसके 6 मुख्य कारण हैं। पहला है आनुवंशिकता या हेरिडिटी, मतलब माता पिता से जो जीन्स मिलते हैं। दूसरा है उत्परिवर्तन, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन,
ये तो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो सुपर हीरो वाले म्यूटेंट। असल जिंदगी में ये थोड़ा अलग होता है। ये डीएनए में अचानक होने वाला बदलाव है जो नए लक्षण लेकर आता है। कभी-कभी ये फायदेमंद होता है और कभी नुकसानदेह। अच्छा, और बाकी कारण? तीसरा है प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। पर्यावरण सिर्फ उन्हीं जीवों को जिंदा रखता है जिनके लक्षण उस माहौल के अनुकूल होते हैं। चौथा है जीन प्रवाह यानी जीन फ्लो। जीन प्रवाह मतलब जब विभिन्न आबादी या पॉपुलेशंस आपस में मिलती हैं तो उनके जीन्स का आदान प्रदान होता है। पांचवा है यौन प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो जीवों के जीन्स मिलकर नए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। और आखिरी? छठा है पर्यावरणीय प्रभाव, मतलब जीव का भोजन, जलवायु और उसके आसपास का बाहरी वातावरण भी बदलाव लाता है। तो इतने सारे फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि हम कैसे देखेंगे या कैसे सर्वाइव करेंगे। कमाल है। तो क्या सभी जीव एक ही तरीके से जनन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम स्लाइड 7 पर आएं तो हम जनन को दो मुख्य प्रकारों में बांटते हैं, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? अलैंगिक जनन में केवल एक जनक या पेरेंट होता है। जो संतान होती है वो बिल्कुल जनक की कार्बन कॉपी या क्लोन होती है। ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है और इसमें ऊर्जा भी कम खर्च होती है। और लैंगिक जनन? लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, नर और मादा। इसमें माता पिता दोनों के गुण आते हैं, जिससे विभिन्नता बढ़ती है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें युग्मक या गैमीट्स बनते हैं। ओह, समझ गया। अलैंगिक जनन की गहराइयों में जाने से पहले मैं अपने दोस्तों को याद दिला दूं कि ऐसे ही जटिल विज्ञान के विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें। तो चलिए अब अलैंगिक जनन की विधियों पर बात करते हैं। स्लाइड 8, 9 और 10 में जो सबसे पहली विधि है विखंडन या फिजन, वो क्या है? विखंडन का सीधा मतलब है टूटना। ये मुख्य रूप से एक कोशिकीय या सिंगल सेल जीवों में होता है। हमारे फ्लो चार्ट के हिसाब से इसके दो प्रकार हैं। दो प्रकार? कौन कौन से? पहला है द्विखंडन या बाइनरी फिजन। इसमें जीव दो भागों में बंटता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं अमीबा और लेस्मानिया। अमीबा का तो चित्र भी दिया है स्लाइड 10 में। बिल्कुल, आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसे एक पेरेंट सेल बीच से खिंचकर सेल डिवीजन के जरिए दो नई डॉटर सेल्स में बंट जाती है। हाँ, ये तो रबर बैंड के टूटने जैसा लग रहा है। और दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा है बहुखंडन या मल्टीपल फिशन। ये प्लाज्मोडियम में होता है। वही जो मलेरिया फैलाता है? एकदम सही। चित्र में देखिए, जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो कोशिका के अंदर केंद्रक कई बार विभाजित होता है और जैसे ही अनुकूल समय आता है एक साथ कई सारी कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं। बाप रे, एक साथ इतनी सारी! तो ये तो हुई एक कोशिका वाले जीवों की बात। स्लाइड 11 और 13 को देखकर मेरे मन में सवाल आ रहा है कि क्या बड़े या बहुकोशिकीय जीवों में भी अलैंगिक जनन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। इसमें दो और दिलचस्प विधियां हैं। पहली है खंडन या फ्रैगमेंटेशन। इसमें सरल बहुकोशिकीय जीव टुकड़ों में टूट जाते हैं और हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है, जैसे स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, ये पानी में मिलने वाली इकाई है ना? हाँ, और दूसरी विधि तो और भी हैरान करने वाली है, पुनर्जनन या रीजेनरेशन। पुनर्जनन मतलब कटा हुआ हिस्सा वापस आ जाना? नहीं, सिर्फ कटा हुआ हिस्सा वापस आना नहीं, बल्कि कटे हुए हिस्से से पूरा का पूरा नया जीव बन जाना, जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा में। अरे, स्लाइड 11 के चित्र में एक प्लेनेरिया को 3 हिस्सों में काटा गया है। हाँ, और आप देख सकते हैं कि हर एक हिस्सा, चाहे वो सिर हो, धड़ हो या पूंछ, एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। वाह! लेकिन स्लाइड 13 में छिपकली की पूंछ का भी चित्र है। क्या छिपकली की कटी पूंछ से नई छिपकली बन सकती है? नहीं, यही तो समझना है। छिपकली की सिर्फ पूंछ दोबारा उगती है, पूरी छिपकली नहीं बनती। तो छिपकली का उदाहरण सिर्फ अंग के वापस आने या रीजनरेशन का है, जनन का नहीं। अच्छा, ये बहुत जरूरी पॉइंट था। क्या पौधों में भी बिना बीज के जनन हो सकता है? स्लाइड 12 और 14 में मुकुलन और कायिक प्रवर्धन के बारे में बताया गया है। बिल्कुल। मुकुलन, जिसे बडिंग कहते हैं, उसमें शरीर पर एक छोटा सा उभार या कली आती है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। वो बड़ा होकर अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। इसका कोई उदाहरण? जैसे हाइड्रा और यीस्ट।
स्लाइड 14 के चित्र में देखिए, हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा उभार आता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर टूटकर एक स्वतंत्र हाइड्रा बन जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है। और पौधों के लिए आपने एक और नाम लिया था, कायिक प्रवर्धन। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें पौधों के अंगों जैसे जड़, तना या पत्तियों से नया पौधा बन जाता है। बीज की कोई जरूरत ही नहीं। जैसे आलू, मैंने घर में देखा है आलू से छोटे छोटे सफेद पौधे निकलते हुए। एकदम सही। स्लाइड 14 के डायग्राम्स में यही सब दिखाया गया है। आलू की आंखें या आईज ऑफ पोटैटो तने का उदाहरण है। जड़ का उदाहरण डहेलिया है। और पत्तियों का? ब्रायोफिलम। इस पौधे की पत्तियों के किनारों पर ही छोटी छोटी कलियां या लीफ बड्स उगाती हैं। इसके अलावा चित्र में अदरक का राइजोम, अगेव का बुलबिल और जलकुंभी यानी वाटर हायसिंथ का ऑफसेट भी दिखाया गया है। मतलब पौधे अपने किसी भी हिस्से से नए पौधे बना सकते हैं। तो क्या हम इंसान भी अपनी मर्जी से पौधों में ये विधियां अपना सकते हैं? मेरा मतलब है गार्डनिंग वगैरह में। बिल्कुल। हम इसे कृत्रिम विधियां या आर्टिफिशियल मेथड्स कहते हैं, जो स्लाइड 15 में समझाई गई हैं। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। कौन कौन से? पहला है कर्तन या कटिंग, जैसे गुलाब की टहनी काटकर सीधे मिट्टी में लगा देना। हाँ, ये तो बहुत आम है। दूसरा क्या है? दूसरा है रोपण या ग्राफ्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आम के एक पेड़ के तने पर दूसरे अच्छे आम के पौधे की टहनी को बांध देते हैं। दोनों जुड़कर एक पेड़ बन जाते हैं। अरे वाह, 2 पेड़ों के जोड़ना। और तीसरा? तीसरा है लेयरिंग। इसमें हम चमेली या जैस्मिन जैसे पौधे की एक लंबी टहनी को बिना काटे जमीन की मिट्टी में दबा देते हैं। वहां से नई जड़ें उगाती हैं और फिर उसे काट कर नया पौधा बना लेते हैं। क्या बात है। अलैंगिक जनन तो सच में बहुत अमेजिंग है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं लैंगिक जनन की, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। स्लाइड 16 और 17 पर चलते हैं। इसके मुख्य शब्द क्या हैं? लैंगिक जनन की सबसे बड़ी पहचान है नर या मेल और मादा या फीमेल दोनों का भाग लेना। इसमें एक खास तरह का कोशिका विभाजन होता है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। और इसमें वो गैमेट्स बनते हैं ना, जिनके बारे में आपने पहले बताया था। हाँ, स्लाइड के चित्र और शब्दों को समझें तो नर युग्मक या मेल गैमीट एक गतिशील जनन कोशिका होती है, जिसे हम शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। गतिशील मतलब ये मूव कर सकती है? बिल्कुल। और दूसरी तरफ है मादा युग्मक या फीमेल गैमीट, जिसे अंडाणु या एग कहते हैं। इसमें नए जीव के लिए भोजन का भंडार होता है और ये आकार में बड़ी होती है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयन या फ्यूजन ही निषेचन है। और निषेचन के बाद का क्रम क्या होता है? चित्र में कुछ स्टेप्स दिए हैं। हाँ, चित्र के अनुसार क्रम है। सबसे पहले फ्यूजन होता है, जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट विकसित होकर एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है और अंत में एक बेबी या पूर्ण विकसित जीव बनता है। इन जटिल शब्दों को जैसे जाइगोट और एम्ब्रियो इतने सरल तरीके से समझने का मजा ही अलग है। यही तो कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल का उद्देश्य है। एक बात बताइए, जब अलैंगिक जनन इतनी तेज प्रक्रिया है, तो प्रकृति ने ये जटिल लैंगिक जनन क्यों बनाया? इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं जो हमारी स्लाइड 18 पर हैं। पहला, ये अच्छे गुणों को बढ़ावा देता है। दूसरा, इससे जीन्स के नए संयोजन या न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और तीसरा सबसे अहम है विकास या इवोल्यूशन। बिना विभिन्नता के प्रजातियों का विकास संभव ही नहीं है। समझ गया। और इसे हम किन जीवों में पढ़ते हैं? स्लाइड 19 के अनुसार हम इसे 2 भागों में पढ़ते हैं, पौधों में और जंतुओं में। जंतुओं के उदाहरण के लिए हमने मेंढक के जीवन चक्र या फ्रॉग लाइफ साइकिल का चित्र दिया है। हाँ, वो डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें अंडे से लेकर मेंढक बनने तक का सफर है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, पहले एग्स होते हैं, फिर एम्ब्रियो बनता है, उससे टैडपोल निकलता है, जिसके बाद टैडपोल में 2 और फिर 4 पैर आते हैं और अंत में वो एक पूरा अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। वाओ। चलिए अब पुष्पी पादपों यानी फ्लावरिंग प्लांट्स पर फोकस करते हैं। स्लाइड 20 और 21। मुझे हमेशा से ये सवाल था कि पौधों में ये जनन अंग कहाँ होते हैं?
ये बहुत ही खूबसूरत बात है प्रकृति की। पौधों के जनन अंग उनके फूलों में यानी फ्लावर्स में ही होते हैं। तो फूल सिर्फ खुशबू और सजावट के लिए नहीं होते हैं? बिल्कुल नहीं। नर अंग को पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं और मादा अंग को स्त्रीकेसर, जिसे पिस्टिल या कार्पल कहा जाता है। क्या हर फूल में ये दोनों अंग होते हैं? नहीं, स्लाइड 21 के हिसाब से पुष्पों के 2 प्रकार होते हैं। पहले है एकलिंगी या यूनिसेक्सुअल फूल। इनमें केवल एक ही जननांग होता है, या तो नर या फिर मादा। उदाहरण के तौर पर पपीता और तरबूज। अच्छा, और दूसरे? दूसरे हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी, जिन्हें बाइसेक्स कहते हैं। इनमें दोनों जननांग पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही फूल में मौजूद होते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। सरसों के पीले फूल। अब मैं एक एक करके नर और मादा अंगों की संरचना या एनाटॉमी समझना चाहता हूँ। स्लाइड 22 से 25 में इसके डायग्राम्स हैं। चलिए पहले नर जननांग यानी पुंकेसर या स्टेमन को समझते हैं। स्लाइड 22 और 24 में देखिए, इसके मुख्य भाग हैं एक डंठल जैसा हिस्सा जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं, और उस डंठल के ऊपर जो फूला हुआ हिस्सा है उसे परागकोश या एंथर कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो जगह है जहां पराग कणों का निर्माण और संचय मतलब स्टोर होता है। परागकण यानी पॉलिन ग्रेन्स? हाँ, और यही परागकण नर युग्मक का कार्य करते हैं। ठीक है, नर अंग समझ आ गया। अब मादा जननांग के बारे में बताइए। मादा जननांग यानी स्त्रीकेसर या पिस्टिल के 3 हिस्से होते हैं, जो स्लाइड 23 में है। सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं, जहां आकर परागकण लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद क्या होता है? उसके नीचे एक बीच का लंबा भाग होता है जिसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं, और सबसे नीचे एक फूला हुआ भाग होता है जिसे अंडाशय या ओवरी कहते हैं। हाँ, स्लाइड 25 का चित्र बहुत ही क्लियर है। इसमें पुष्पी पादपों के मुख्य जननांग एक साथ दिखाए गए हैं। बिल्कुल, आप इसमें स्टेमन और पिस्टल तो देख ही सकते हैं, साथ ही फूल के बाहरी हिस्से जैसे बाह्य दल यानी सेपल और रंग बिरंगे दल यानी पेटल भी स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। स्लाइड 26 और 27 को देखकर मैं सोच रहा हूँ, परागकण यानी नर युग्मक इतनी दूर नीचे अंडाशय यानी मादा तक पहुंचते कैसे हैं? उनके पास कोई पैर तो है नहीं? ये प्रकृति का सबसे बड़ा जादू है। इसे वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण या पॉलिन जर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं। अंकुरण वो कैसे होता है? सबसे पहले हवा या कीटों के जरिए परागकण उड़कर चिपचिपे वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं। अच्छा, इसीलिए वो चिपचिपा होता है। हाँ, और वहां चिपकने के बाद उन परागकणों में से एक पराग नली, जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं, वो निकलती है। ये नली वर्तिका या स्टाइल के अंदर से होते हुए नर युग्मक को नीचे ले जाती है। एक नली की तरह सीधा नीचे? बिल्कुल, और अंत में ये नली अंडाशय यानी ओवरी में प्रवेश करती है। वहां मौजूद मादा युग्मक के साथ नर युग्मक का मिलन होता है, जिसे हमने निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा था, और इसी से आगे चलकर भ्रूण या एम्ब्रियो बनता है। कमाल है। चित्र के सारे लेबल्स, परागकण से लेकर अंडाशय तक, सब कुछ एकदम लॉजिकल और परफेक्ट लग रहा है। मेरी हमेशा से ये जानने में दिलचस्पी रही है कि पौधों में परागण या पॉलिनेशन क्या होता है। हाँ, ये बहुत ही रोचक प्रक्रिया है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की जो प्रक्रिया है उसे परागण कहते हैं। मतलब एंथर से स्टिग्मा तक जाना। बिल्कुल सही। जैसे आप हमारी पहली स्लाइड के चित्र में देख सकते हैं, एक मधुमक्खी जिसे हम पॉलिनेटर कहते हैं, वो एक फूल के परागकोश यानी एंथर से परागकण लेकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक उड़कर जाती हुई दिखाई गई है। अच्छा, तो मधुमक्खी एक तरह से कुरियर का काम कर रही है। लेकिन अगर पौधे को किसी दूसरे पौधे या मधुमक्खी की जरूरत ना हो तो क्या होता है? मतलब स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन तब होता है जब एक ही पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। ओहो, मतलब उसी फूल के अंदर? जी, ये क्रिया मुख्य रूप से उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल पौधों में होती है, जिनमें नर और मादा दोनों भाग एक ही फूल में होते हैं।
स्लाइड के चित्र में आप देख सकते हैं, एक ही गुलाबी फूल के अंदर एक तीर या लूप दिखाया गया है जो परागकोश से निकलकर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। राइट। और जब परागकण किसी दूसरे पौधे पर जाते हैं तब उसे क्या कहेंगे? उसे हम परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा। हाँ, इसकी परिभाषा यह है कि जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के किसी अन्य दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। चित्र में भी ये साफ दिख रहा है कि मधुमक्खी एक फूल से परागकण लेकर दूसरे बिल्कुल अलग फूल के वर्तिकाग्र तक उड़कर जा रही है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग फूल चाहिए। चलिए पौधों से आगे बढ़कर अब इंसानों की बात करते हैं। बच्चों में जो शारीरिक बदलाव आते हैं वो किस उम्र से शुरू होते हैं? मतलब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कब होती है? ये उम्रें लड़कों और लड़कियों में अलग अलग होती है। लड़कियों में यौवनारंभ 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। और लड़कों में? लड़कों में यह थोड़ा बाद में, यानी 13 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होता है। और लैंगिक परिपक्वता या सेक्सुअल मैच्योरिटी की यह प्रक्रिया लगभग 18 से 19 वर्ष की आयु तक पूरी हो जाती है। तो इस उम्र में लड़कों और लड़कियों के शरीर में मुख्य रूप से क्या-क्या बदलाव आते हैं? इसके लिए हमारे स्लाइड में एक बहुत ही स्पष्ट टेबल है। शारीरिक बनावट की बात करें तो लड़कों की आवाज में भारीपन आता है, जबकि लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होती है और जंघा की हड्डियां चौड़ी हो जाती हैं। चेहरे पर भी बदलाव दिखते हैं ना? जी बिल्कुल। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो जाती है। त्वचा की बात करें तो दोनों, मतलब लड़कों और लड़कियों दोनों की त्वचा तैलीय या ऑयली हो जाती है, जिससे अक्सर पिंपल्स भी आते हैं। बालों की वृद्धि भी होती है। हाँ, दोनों में काख यानी आर्मपिट्स और जननांग क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। और जो सबसे विशेष बदलाव है वो ये कि लड़कों में स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण शुरू होता है और लड़कियों में रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। इन शारीरिक बदलावों को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इन्हें द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। परिभाषा के अनुसार वे लक्षण जो लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे आपने बताया, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ उगना और लड़कियों में स्तनों का विकास होना। एकदम सही। और इस दौरान जो प्रमुख क्रिया होती है वो ये है कि वृषण यानी टेस्टिस शुक्राणु उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं और अंडाशय यानी ओवरी अंडाणु उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। स्लाइड के चित्र में इसे दर्शाया गया है, जहां कई पूंछ वाले शुक्राणु एक बड़े गोल अंडाणु के पास पहुंच रहे हैं। अरे वाह। लड़कियों में होने वाले रजोधर्म से जुड़े दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द अक्सर आते हैं, वो क्या है? ये बहुत जरूरी टर्म्स हैं। पहला है रजोदर्शन, जिसे मेनार्की कहते हैं। रजोदर्शन। हाँ, यौवनारंभ के समय पहली बार रजोधर्म के प्रारंभ होने की क्रिया को रजोदर्शन कहते हैं। और दूसरा शब्द है रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज। मतलब जब ये साइकिल रुक जाती है? बिल्कुल। जब स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु के आसपास रजोधर्म, ऋतुस्राव तथा अन्य घटनाचक्र समाप्त हो जाते हैं तो इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। दोस्तों, बीच में आपको याद दिला दूं कि एग्जाम में ये परिभाषाएं सीधे पूछी जाती हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर ध्यान से सुने। अब एक बात बताइए, ये सारे बदलाव शरीर में अपने आप तो नहीं होते होंगे, इन्हें कौन कंट्रोल करता है? नर लिंग हार्मोन क्या है? हाँ, ये बिल्कुल अपने आप नहीं होता। ये सब हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें नर लिंग हार्मोन कहते हैं। इसका कोई उदाहरण? इसका सबसे मुख्य उदाहरण है टेस्टोस्टेरोन। इसका मुख्य कार्य पुरुष में गौण लैंगिक लक्षण लाना है, जैसे आवाज का भारी होना, और इसी के प्रभाव से पुरुष में जनन क्षमता 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। और महिलाओं में कौन से हार्मोन ये काम करते हैं? मादा लिंग हार्मोन वे हार्मोन हैं जो मादा में लैंगिक परिवर्तन लाते हैं। इसके 3 प्रमुख उदाहरण और कार्य हैं। पहला है एस्ट्रोजन। इसका क्या काम है? यह हार्मोन मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, जो स्तन विकास तथा गर्भ धारण करने में सहायता करता है। और तीसरा है रिलैक्सिन। यह हार्मोन प्रसव यानी डिलीवरी के समय बहुत सहायक होता है, मांसपेशियों को ढीला करके। अब मानव प्रजनन अंगों को विस्तार से समझते हैं। नर जनन तंत्र की परिभाषा क्या है? परिभाषा बहुत सरल है। नर के शरीर का वो भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है उसे नर जनन तंत्र कहते हैं, और नर जनन तंत्र बनाने वाले अंगों को नर जननांग कहा जाता है।
हमारी स्लाइड में नर जनन तंत्र का एक साइड व्यू चित्र दिया गया है। तो इस तंत्र में कौन कौन से मुख्य अंग शामिल होते हैं? चित्र के लेबल्स के हिसाब से देखें तो सबसे पहले है ए, वृषण या टेस्टिस, जो मुख्य जनन अंग है। फिर बी, वृषण कोश या स्क्रोटम, जो वृषण को सुरक्षित रखने वाली थैली है। उसके बाद वो नली आती है जी, शुक्रवाहिनी या वाज डेफरेंस, यह शुक्राणुओं को ले जाने वाली नलिका है। फिर शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल, जहां वीर्य का तरल भाग बनता है। ई, प्रोस्टेट ग्रंथि, जो एक सहायक ग्रंथि है। और बाहर निकलने का मार्ग? वो एफ, मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा है, जो मूत्र और वीर्य के निकास का साझा मार्ग है। फिर जी, शीशन या पेनिस, जो बाह्य जनन अंग है। और अंत में एच, शुक्राणु या स्पर्म, जो नर युग्मक या मेल गैमीट है। अच्छा, तो ये वृषण और वृषण कोश का शरीर में क्या काम है? वृषण प्रमुख अंग है, जिनकी संख्या 2 होती है और ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं। शरीर के बाहर क्यों? यही इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना है, लेकिन शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम ताप की आवश्यकता होती है। ओहो, मतलब 33 डिग्री सेल्सियस से कम? बिल्कुल, इसीलिए वृषण कोश या स्क्रोटम, जो एक थैली है जिसमें वृषण स्थित होते हैं, वो इस तापमान को नियंत्रित रखता है। बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। और शुक्राणु बनने के बाद आगे कैसे बढ़ते हैं? और वीर्य यानी सीमन कैसे बनता है? बनने के बाद शुक्राणु शुक्रवाहिनी में जाते हैं। ये वो नली है जो शुक्राणु निर्माण के बाद उन्हें वृषण से आगे ले जाती है। तो नसबंदी में इसी नली को काटते हैं? जी हाँ, नसबंदी या वेसेक्टमी में पुरुष की इसी नली को काट दिया जाता है। यहाँ एक विशेष नोट ये है कि शुक्राणु और मूत्र दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। और सहायक ग्रंथियों का क्या काम है? 2 मुख्य सहायक ग्रंथियां हैं। पहला, शुक्राशय। ये एक थैली जैसी संरचना है जो शुक्राणुओं को सक्रिय करती है और वीर्य का 60% भाग बनाती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि? यह एक सफेद पदार्थ का स्राव करती है जो वीर्य का 25 से 30% हिस्सा बनाती है। ये तरल शुक्राणुओं को पोषण और तैरने के लिए माध्यम देते हैं। तो नर जनन तंत्र के अंतिम भाग और शुक्राणु की संरचना कैसी होती है? इनकी एक लंबी पूंछ होती है जो इन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में मदद करती है। स्लाइड के चित्र में शुक्राणु का सिर, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ है, और तैरने के लिए लंबी पूंछ दिखाई गई है। अब मादा जनन तंत्र की ओर चलते हैं। इस पिक्चर में कौन-कौन से अंग दिखाए गए हैं? इस फ्रंट व्यू चित्र में मुख्य भाग दर्शाए गए हैं। अंडवाहिनी या फलोपियन ट्यूब, अंडाशय या ओवेरी, गर्भाशय यानी यूटरस, ग्रीवा यानी सर्विक्स और योनि यानी वजाइना। इसमें अंडाशय और अंडवाहिनी का मुख्य काम क्या होता है? मादा शरीर में एक जोड़ी मतलब 2 अंडाशय होते हैं। इनका कार्य है अंडाणु यानी एग का निर्माण करना। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण भी करते हैं। और अंडवाहिनी? अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब्स 2 नलिकाएं होती हैं जो गर्भाशय से जुड़ी होती हैं। इनका महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि निषेचन या फर्टिलाइजेशन की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया इसी भाग में संपन्न होती है। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है। तो गर्भाशय और योनि की क्या भूमिका होती है? गर्भाशय एक नाशपाती के आकार का अंग है। इसका कार्य भ्रूण का विकास करना है। यहीं पर शिशु 9 महीने तक रहता है और विकसित होता है। और योनि? योनि गर्भाशय से बाहर तक जाने वाला मार्ग है। प्रसव के समय शिशु इसी मार्ग से बाहर आता है और मासिक धर्म के दौरान रक्त का निष्कासन भी इसी मार्ग से होता है। जनन अंगों को समझने के बाद ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है? शुक्राणु अंडाणु तक कैसे पहुंचते हैं? इसे हम 4 चरणों में समझ सकते हैं। सबसे पहले, शुक्राणुओं की संख्या। यौन संबंध के दौरान पुरुष द्वारा लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु छोड़े जाते हैं। इतने सारे? हाँ, क्योंकि ये यात्रा बहुत कठिन है। शुक्राणु योनि से होते हुए गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। चुनौतियां क्या आती हैं? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अधिकांश शुक्राणु योनि के अम्लीय यानी एसिडिक वातावरण में नष्ट हो जाते हैं। ओहो जी, और जो बचे हुए बस कुछ 100 शुक्राणु ही मंजिल तक यानी गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, जहां वे अंडाणु को निषेचित करते हैं। तो मानव में निषेचन प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान वैज्ञानिक स्तर पर क्या-क्या घटनाएं होती हैं? इसे क्रम से समझते हैं। पहला, केंद्रकों का संलयन। शुक्राणु का केंद्र अंडाणु के केंद्रक से मिलता है। फिर गुणसूत्रों का क्या होता है? यहाँ गुणसूत्र गणित काम आता है। 23 गुणसूत्र पुरुष के और 23 गुणसूत्र स्त्री के मिलकर
कुल 46 गुणसूत्र बनाते हैं। इससे क्या बनता है? इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के बाद इस जाइगोट का विभाजन या क्लीवेज प्रारंभ होता है। फिर ये जाइगोट कहाँ जाता है? यह भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक यात्रा करता है और गर्भाशय की दीवार में रोपित या इम्प्लांट हो जाता है। क्या बात है। क्या निषेचन कभी भी हो सकता है या इसके लिए खास परिस्थितियां चाहिए? इसके लिए बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। उचित पीएच स्तर 7.4 होना चाहिए, शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और पर्याप्त पोषण अनिवार्य है। और समय सीमा क्या होती है? शुक्राणु मादा शरीर में 48 से 72 घंटे तक जीवित रहते हैं, जबकि अंडाणु केवल 24 घंटे तक जीवित रहता है। मतलब टाइमिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। निषेचन का समय अंडोत्सर्जन के 12 से 24 घंटे के भीतर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ बने रहें दोस्तों। ये फर्टिलाइजेशन तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन कई बार जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। ये कैसे होता है? इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विन्स या एक अंडीय जुड़वा कहते हैं। हमारी स्लाइड के चित्र के अनुसार एक ही अंडाणु का एक ही शुक्राणु द्वारा निषेचन होता है, जिससे एक जाइगोट बनता है। फिर वो दो कैसे बन जाते हैं? फिर यह निषेचित अंडा मूनशीट से विभाजित होकर दो अलग भ्रूण में विकसित हो जाता है। अच्छा। हाँ, इनकी विशेषताएं ये हैं कि इनका डीएनए हमेशा समान होता है। ये एक ही लिंग के होते हैं, मतलब या तो दोनों लड़के या दोनों लड़कियां, और दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और वो जुड़वा बच्चे जो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, उन्हें डाइजिगोटिक ट्विन्स या भ्रातृ जुड़वा कहते हैं। चित्र के अनुसार इसमें दो अलग अंडाणुओं का अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा निषेचन होता है। मतलब दो अलग अंडे और दो अलग शुक्राणु। एकदम सही। इसमें दो अलग जाइगोट और अलग अलग प्लेसेंटा का विकास होता है। इनकी विशेषताएं ये हैं कि इनका डीएनए अलग होता है, ये समान या अलग लिंग के हो सकते हैं, और इनमें सामान्य भाई बहनों की तरह ही समानता होती है। प्रजनन स्वास्थ्य में कुछ बीमारियों का भी जिक्र है हमारी स्लाइड में। एसटीडी क्या होते हैं? एसटीडीज यानी यौन संचारित रोग। परिभाषा के अनुसार ये वे रोग हैं जो असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इसके कुछ सामान्य नाम? सामान्य एसटीडीज के नाम हैं एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया और जननांग हर्पीस। इनमें से सबसे गंभीर बीमारी एड्स के बारे में बात करते हैं। इसके क्या कारण है? एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किस वायरस से होता है? यह एचआईवी वायरस के कारण होता है। इसके फैलाव के मुख्य तरीके हैं असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त का आदान प्रदान, संक्रमित सुई का प्रयोग और संक्रमित मां से बच्चे में गर्भावस्था या प्रसव के दौरान। ये तो बहुत खतरनाक है। क्या इससे बचाव संभव है? इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं? बिल्कुल संभव है। इसके उपाय हैं सुरक्षित यौन संबंध बनाना, हमेशा जांचा हुआ रक्त ही लेना, स्टेरिलाइज्ड या संक्रमण मुक्त सुइयों का उपयोग करना और गर्भवती महिलाओं की समय पर एचआईवी जांच कराना। जागरूकता भी बहुत जरूरी है। जी, समाज में जागरूकता फैलाना सबसे अहम है। हमारी स्लाइड में दी गई लाल रिबन या रेड रिबन एड्स जागरूकता का ही प्रतीक है। अब परिवार नियोजन की बात करें तो गर्भ निरोधक के विज्ञान में कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है यांत्रिक या मैकेनिकल विधियां। इसमें कॉन्डोम और कॉपर टी जैसे साधनों का उपयोग होता है जो शुक्राणु को अंडाणु तक जाने से रोकते हैं। दूसरा तरीका? दूसरा है रासायनिक या केमिकल विधियां। इसमें गर्भ निरोधक गोलियों या ओरल पिल्स का सेवन किया जाता है जो हार्मोन को बदलकर अंडों को निकलने से रोकती हैं। और जो स्थायी तरीका है? वो है शल्य क्रिया या सर्जिकल विधियां। इसमें वैसेक्टोमी आती है जो पुरुषों में की जाने वाली नसबंदी है, और ट्यूबेक्टोमी जो महिलाओं में की जाने वाली नसबंदी है। हम अंतिम स्लाइड पर पहुंच गए हैं। बांझपन या इनफर्टिलिटी क्या है और इसके क्या कारण होते हैं? परिभाषा के अनुसार वो स्थिति जिसमें दंपत्ति नियमित यौन संबंध के बावजूद 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, उसे बांझपन कहते हैं। क्या ये सिर्फ महिलाओं में होता है? बिल्कुल नहीं। इसके कारण दोनों में हो सकते हैं। पुरुषों में कारण हो सकते हैं शुक्राणुओं की कम संख्या या उनकी धीमी गतिशीलता और वृषण से संबंधित समस्याएं। और महिलाओं में? महिलाओं में कारण हो सकते हैं अंडाणु का ना बनना, फैलोपियन ट्यूब में रुकावट होना और हार्मोनल असंतुलन। तो इसमें दोनों की समान भागीदारी हो सकती है। आज हमने देखा
कि एक छोटे से बीज से लेकर मानव जीवन के निर्माण तक हर प्रक्रिया कितनी सटीक है। सही तापमान, सही हार्मोन और सही समय, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। आप भी सोचिएगा कि प्रकृति ने ये पूरी व्यवस्था कितनी बारीकी से डिजाइन की है। बिल्कुल। ऐसी ही और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।